नमस्कार छात्राओं, मैं डॉक्टर रंजीता गर्ग, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा। जनजातीय परिवारों के बारे में पहले चर्चा करते हुए हमने जनजातीय परिवार का अर्थ समझा, उसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा की और साथ ही हमने परिवार की उत्पत्ति एवं परिवार के स्वरूप के बारे में अलग अलग जो विद्वानों के सिद्धांत हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। आज के इस वीडियो में हम परिवार के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे, अर्थात अलग अलग समाजों में परिवार के क्या स्वरूप पाए जाते हैं, किस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। बहुत सारे मानवशास्त्री और समाजशास्त्रियों ने अलग अलग आधारों पर परिवार के प्रकारों को समझाने का प्रयास किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे संख्या के आधार पर परिवार के प्रकार, यानी उसमें रहने वाले मेंबर्स के नंबर के आधार पर, यानी सदस्यों की संख्या के आधार पर परिवार के कितने प्रकार हैं। तो इस आधार पर 3 प्रकार के परिवारों का उल्लेख किया गया है। पहला है केंद्रीय परिवार या नाभिक परिवार, या जिसे हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। दूसरा संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली, और विस्तृत परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली। केंद्रीय या नाभिक परिवार जो है वो परिवार का सबसे छोटा स्वरूप है। एक ऐसा परिवार जिसमें पति पत्नी और उन पर आश्रित उनकी संतानें ये होते हैं। इस प्रकार के परिवार को हम केंद्रीय परिवार कहते हैं। इसमें कोई अन्य रिश्तेदार सम्मिलित नहीं होते। यहाँ तक कि बच्चे भी या संतानें भी जब तक अविवाहित होती हैं तभी तक उस परिवार की सदस्य होती हैं। उसके बाद विवाह के बाद वो अपना एक अलग केंद्रीय परिवार बनाते हैं। तो पति पत्नी और अविवाहित संतानों से मिलकर जो परिवार बनता है उसे हम न्यूक्लियर फैमिली या केंद्रीय परिवार कहते हैं। संयुक्त परिवार या जॉइंट फैमिली ये परिवार का वो स्वरूप है जिसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ियां एक ही घर में निवास करती हैं। 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों से मतलब है 3 पीढ़ियां, दादा की पीढ़ी, पिता की पीढ़ी और संतानों की पीढ़ी। ये 3 पीढ़ियां हैं। और इससे भी अगर अधिक पीढ़ी हो, यानी परदादा वाली पीढ़ी भी हो या संतानों के भी बच्चे हो जाए, तो ये जो 3 या 3 से अधिक पीढ़ियां होगी, जनरेशन्स होगी, ये जब एक ही साथ एक ही घर में रहते हैं, उनकी संपत्ति भी सामूहिक होती है, यानी कॉमन उनका जो भी आर्थिक स्रोत है वो कॉमन होता है, और जो कुछ भी उनकी जमा पूंजी है वो एक ही साथ में होती है। एक ही रसोई में बना भोजन करते हैं, पूजा सामूहिक रूप से करते हैं और आपस में किसी न किसी रूप से नातेदारी व्यवस्था में जुड़े होते हैं, यानी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से रिलेशंस होते हैं, उनके संबंध होते हैं। तो इस प्रकार के परिवार को हम संयुक्त परिवार कहते हैं। दुबे कहते हैं यदि कई मूल परिवार एक साथ रहते हों और उनमें निकट का नाता हो, एक स्थान पर भोजन करते हों और एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करते हों, तो उन्हें उनके सम्मिलित रूप में संयुक्त परिवार कहा जा सकता है। दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, चचेरे भाई बहन, उनकी पत्नियां, बच्चे, अगर कोई विधवा बहनें बेटियां घर में हैं, वो सब मिलकर एक संयुक्त परिवार का निर्माण करते हैं। हिंदुओं में हम विशेषता देखते हैं, स्पेशली गाँव में देखते हैं कि संयुक्त परिवार बहुत अधिक प्रचलित है। जेडी मेन जो एक समाजशास्त्री हैं, उन्होंने अपनी किताब हिंदू लॉ एंड कस्टम में मलाबार के नायरों का उल्लेख किया है। मलाबार के नायर जो हैं वहाँ पर संयुक्त परिवार की प्रथा व्याप्त है, उसे वो थारवाड़ कहते हैं। तो वो संयुक्त परिवार की प्रथा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। तीसरा है विस्तृत परिवार या एक्सटेंडेड फैमिली। इस प्रकार के परिवार में सभी रक्त संबंधी व अन्य संबंधी भी सम्मिलित होते हैं। इसे हम जेनरेशन वाइज नहीं देखते। जो भी रक्त संबंधी या दूसरे वैवाहिक संबंधी हैं, मातृपक्ष के भी और पितृपक्ष के भी, यानी दोनों पक्ष के वो हो सकते हैं। ऐसे परिवारों में संबंध व रिश्तेदारी का भी कई बार ठीक ठाक ज्ञान नहीं हो पाता, यानी कौन किसकी बुआ है, कौन किसका मामा है, उनमें कन्फ्यूजन सा भी रहता है। मतलब दूसरे लोगों को, उन्हें अपने रिश्ते क्लियर होते हैं लेकिन
इतने क्लोजली वो लोग सब साथ में रहते हैं कि उन रिश्तों को हम नहीं पहचान सकते। ऐसे परिवार के सदस्यों की संख्या भी बहुत अधिक होती है। इन सभी सदस्यों का निवास स्थान और कार्य एक ही होता है और मुखिया भी एक ही होता है, जिसे सब लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। एस.सी. दुबे इसे परिभाषित करते हुए कहते हैं, विस्तृत परिवार की संज्ञा उस परिवार संकुल को दी जाती है जो वंशानुक्रम से संबद्ध होते हुए भी अपनी भिन्न भिन्न इकाइयों के रूप में परिवारों में बटा हुआ है। यानी छोटे 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 परिवार जो है, जो ज़रूरी नहीं है वंशानुक्रम पर आधारित हो, उनमें रक्त संबंध और वैवाहिक संबंध दोनों हो सकते हैं, और वो सब मिलकर एक टोटल रूप में हम एक्सटेंडेड फैमिली या विस्तृत परिवार के रूप में देख सकते हैं। तो ये संख्या के आधार पर परिवारों के प्रकार हैं। दूसरा है निवास के आधार पर, यानी एक दंपत्ति कहाँ रहता है उसके आधार पर परिवार के कितने प्रकार हैं। पहला है पितृस्थानीय या पेट्री लोकल फैमिली। इसमें यदि विवाह के बाद पत्नी अपने पति और उसके माता पिता के साथ रहती है, यानी पत्नी पति के घर आकर अपने पति और सास ससुर के साथ रहती है, तो उसे हम पितृस्थानीय परिवार कहते हैं। अब ये दोनों चीज़ें हैं कि ये एक जॉइंट फैमिली भी हो सकती है, एक संयुक्त परिवार भी हो सकता है। ये जो हम अलग अलग आधारों पर बात करेंगे परिवार के प्रकारों की, उनमें वो कैटेगरीज जो है वो ओवरलैप भी कर सकती है। यानी जो परिवार पितृस्थानीय है वो पितृसत्तात्मक भी हो सकता है, पितृवंशीय भी हो सकता है, और साथ ही साथ वो संयुक्त परिवार या विस्तृत परिवार भी हो सकता है। तो पितृस्थानीय परिवार वो परिवार जिसमें विवाह के बाद पत्नी अपने पति और सास ससुर के साथ रहती है, उसे हम पितृस्थानीय परिवार कहते हैं। ज़्यादातर सामान्यतः इसी प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। कई जनजातियों में भी पितृस्थानीय परिवार ही देखे जा सकते हैं। मातृस्थानीय परिवार इसका उल्टा है, जबकि विवाह के बाद पति अपनी पत्नी के घर पत्नी और उसके माता पिता के साथ रहने जाता है, इसे हम मातृस्थानीय परिवार कहते हैं। इस प्रकार के परिवार भारत में मलाबार के नायरों में, खासी जनजाति में, गारो जनजाति आदि में देखे जाते हैं, जहाँ पर कि पति विवाह के पश्चात अपनी पत्नी के घर जाकर अपनी पत्नी और उसके माता पिता के साथ रहता है, और यदि उसका कोई साला है तो वो अपनी शादी के बाद अपने ससुराल चला जाता है। तीसरा है नवस्थानीय परिवार, नियो लोकल फैमिली। इस प्रकार के परिवारों में पति पत्नी विवाह के बाद न तो पति के घर रहते हैं न पत्नी के घर रहते हैं, बल्कि अपना एक अलग नया घर बनाते हैं। इसे हम कहते हैं नवस्थानीय परिवार। मातृपितृ स्थानीय या बायोलोकल फैमिली जो है, इस कई समाजों में इस प्रकार के परिवार भी पाए जाते हैं। इसमें नवविवाहित दंपति पति या पत्नी में से किसी एक के भी साथ रहने को बाध्य नहीं होते, बल्कि उनकी मर्जी हो वहाँ वो रह सकते हैं, दोनों में से किसी के भी साथ वो रह सकते हैं। इसे हम मातृपितृ स्थानीय परिवार कहते हैं। मामा स्थानीय परिवार जो है एवेन्यू लोकल कहलाता है। इस प्रकार के परिवार में, जैसा कि नाम से ही समझ में आता है, कि नवविवाहित दंपति जो है वो पति के माँ के भाई यानी पति के मामा के घर जाकर रहते हैं। नवविवाहित दंपति विवाह के बाद पति के मामा के घर जाकर रहते हैं, उसे हम कहते हैं मामा स्थानीय परिवार। जो ट्रोब्रियांडा द्वीप के जो लोग हैं, वहाँ की जो जनजातियाँ हैं, उनमें इसी का प्रचलन है। द्विस्थानीय या ड्यू लोकल फैमिली जो होती है, इस प्रकार के परिवारों में विवाह के बाद पति पत्नी दोनों अपने अपने जन्म के स्थान पर ही रहते हैं। यानी विवाह हो जाता है, परंतु पति अपने माता पिता के साथ रहता है और पत्नी अपने माता पिता के साथ रहती है। पति दिन भर अपने घर रहता है और रात को वो अपनी पत्नी के घर जाता है। तो इस प्रकार के जो परिवार हैं उसे द्विस्थानीय परिवार कहते हैं। लक्षद्वीप में, केरल और अशांति जनजाति में इस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। इसके बाद है सत्ता के आधार पर परिवार के प्रकार, यानी सत्ता या अधिकार किसके हाथ में रहता है, किसको अथॉरिटी प्राप्त होती है, उसके बेसिस पर परिवार के दो प्रकार बताए गए हैं, पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक। जिन परिवारों में परिवार की सत्ता और अधिकार पिता के हाथ में या परिवार के जो सबसे बड़े बुजुर्ग हैं
पुरुष उसके हाथ में अगर रहता है तो उसे हम पितृसत्तात्मक परिवार कहते हैं। यानी पुरुषों की और पिता की सत्ता वहाँ पर देखने को मिलती है। उन्हीं के पास सारे अधिकार होते हैं, वही सारे महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। परिवार से संबंधित जो कुछ भी सामाजिक आर्थिक निर्णय लेने होते हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी पुरुषों के पास होती है। मातृसत्तात्मक परिवार जो कि इसका उल्टा है, इसमें माता या जो सबसे बड़ी स्त्री है परिवार की, उसके पास सारे अधिकार और सत्ता निहित होती है, वही पारिवारिक नियंत्रण को बनाए रखती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मातृसत्तात्मक परिवार में भी मुख्य निर्णय स्त्री का होता है, लेकिन उसके साथ साथ में कोई पुरुष उसकी तरफ से कार्य करे, परंतु जो प्रमुख भूमिका है वो एक स्त्री की यहाँ पर होती है। जो तारवाड़ परिवार जो है, नायर परिवार, उसमें इसी प्रकार की परंपरा पाई जाती है। इसी प्रकार से गारो जनजाति जो कि आसाम में रहती है, वहाँ भी मातृसत्तात्मक परिवार हैं। ये लोग मानते हैं कि इनकी उत्पत्ति किसी स्त्री पूर्वज से हुई है और यही कारण है कि वो महिलाओं को और स्त्रियों को अधिक महत्व देते हैं। यहाँ पर वंशक्रम भी मातृपक्ष से ही चलता है और विवाह के बाद पति पत्नी के घर जाकर रहता है। उत्तराधिकार जो है वो भी पुत्रों की बजाय पुत्रियों को दिया जाता है। इसी प्रकार आसाम की खासी जनजाति जो है उसमें भी मातृस्थानिक और मातृवंशी और मातृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं। पारिवारिक धर्म, सामान्य समाधि जहाँ पर परिवार के सदस्यों की अस्थियां रखी जाती है, इन सब कार्यों में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और महिलाएं ही सारे निर्णय लेती हैं और संपत्ति जो है वो भी महिला से आगे महिला को ही ट्रांसफर होती है। उत्तराधिकार के आधार पर यानी संपत्ति, विरासत और जो भी किसी फैमिली का उत्तराधिकार है, सक्सेशन जो है, उसके आधार पर भी परिवार के वैसे ही दो प्रकार हैं जैसे सत्ता के आधार पर हैं, पितृमार्गी और मातृमार्गी। पितृमार्गी परिवार में उत्तराधिकार जो है वो पितृपक्ष के आधार पर तय किया जाता है और पिता से संपत्ति पुत्रों को मिलती है। मातृमार्गी परिवार में उत्तराधिकार के नियम मातृपक्ष के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं और जो भी संपत्ति है, जो भी विरासत है, वो माता से उसकी पुत्रियों को मिलती है। इसके बाद है वंश नाम के आधार पर, यानी किसके नाम से, किसके वंश के नाम से संतानों को पहचाना जाए, संतानों को किस नाम से पुकारा जाए, उस आधार पर भी परिवारों के बहुत सारे प्रकार हैं। पहला है पितृवंशीय परिवार। जाहिर सी बात है कि जिस परिवार में वंश परंपरा पिता के नाम से चलती है, यानी पिता का जो सरनेम होता है, जो नाम होता है, वही पुत्रों को आगे कंटिन्यू करना होता है। ज़्यादातर जो हिंदू परिवार हैं या और भी बहुत सारे जो परिवार हैं वो पितृवंशीय ही हैं। मातृवंशीय परिवार में इसका उल्टा है, माता के नाम से बच्चों को पहचाना जाता है या माता से पुत्रियों को वंश नाम प्राप्त होता है। मलाबार के जो नायर हैं उनमें यही पर प्रथा है। उभयवाही परिवार या बायलैटरल फैमिली जो होती है, इसमें ये कुछ इस प्रकार के परिवार होते हैं जिसमें वंश परिचय वंशानुगत संबंध पर निर्भर नहीं होने के बजाय सभी निकट के संबंधियों पर समान रूप से आधारित होता है। यानी सिर्फ माता के आधार पर या पिता के आधार पर नहीं, ऐसे समाजों में पैतृक व मातृक दोनों वंश नाम परंपराएं साथ साथ चलती है। उभयवाही परिवारों में एक व्यक्ति अपने दादा दादी एवं नाना नानी चारों संबंधियों से समान रूप से संबंधित रहता है। यानी दादा का सरनेम, दादी का सरनेम, दादी का अपने परिवार का सरनेम, नाना और नानी, इन चारों संबंधियों से एक संतान को, एक बच्चे को पहचाना जाता है। जो एडिस्टन द्वीप पर जो रहने वाली जनजातियां हैं उनमें इसी प्रकार के परिवार पाए जाते हैं जो कि उभयवाही है। इनमें वंशावलियां जो है वो 4 पीढ़ियों तक गिनी जाती है तथा माता व पिता की ओर से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सहोदर जो होते हैं वो संतति उनकी सम्मिलित होती है। यानी माता और पिता की जो 3 पीढ़ियां हैं उन सब को मिलाकर एक वंशनाम बन सकता है। द्विनामी परिवार जो है
ऐसे परिवारों में एक व्यक्ति एक ही समय में अपने दादा का और नानी का, इन दोनों का वंश नाम प्राप्त करता है। दादा का और नानी का, इसमें दादी और नाना को छोड़ दिया जाता है। दादा और नानी के सरनेम से एक बच्चे को पहचान मिलती है। इसके बाद है विवाह के आधार पर परिवार। ये हम पहले भी विवाह के प्रकारों में भी बात कर चुके हैं। एक विवाही परिवार और बहुविवाही परिवार। एक विवाही परिवार वो जिसमें एक पुरुष एक ही स्त्री से विवाह करता है, यानी पति और पत्नी दोनों सिंगल ही होते हैं। पति की एक से अधिक पत्नियां नहीं हो सकती, पत्नी के एक से अधिक पति नहीं हो सकते। तो वो पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे इस प्रकार के परिवार में रहते हैं। यदि पति या पत्नी में से किसी की मृत्यु हो जाती है, उस कंडीशन में अगर दूसरा विवाह किया जाता है तो भी वो एक विवाही परिवार ही कहलाता है। बहुविवाही परिवार जिसमें स्त्री या पुरुष दोनों में से कोई एक से अधिक विवाह करता है। इसके दो स्वरूप हो सकते हैं। बहुपत्नीक परिवार, यानी जब एक पुरुष एक समय में एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करता है, तो इस प्रकार से जो परिवार बनता है, पुरुष, पुरुष की पत्नियां और उन पत्नियों से बच्चे, वो सब मिलकर बहुपत्नीक परिवार बनाते हैं। इस्लाम धर्म में, उसके अलावा नागा, बैगा तथा गौंड जनजातियों में बहुपत्नीक परिवार पाए जाते हैं। बहुपति परिवार जहां पर एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है, उन्हें हम बहुपति विवाही परिवार कह सकते हैं। इसमें दो प्रकार हो सकते हैं। भ्रातृक बहुपति परिवार, यानी एक स्त्री एक से अधिक जो भाई होते हैं, पति और उसके सारे भाइयों, उनसे विवाह करती है। और अभ्रातृक बहुपति विवाह परिवार जिसमें एक स्त्री के पति जो हैं वो आपस में भाई नहीं है बल्कि अलग अलग हैं। तो जौनसार बावर क्षेत्र में, खस नीलगिरी के टोडा, कोटा, मलाबार के नायर, इन जनजातियों में इस प्रकार के परिवारों को देखा जा सकता है। समूह परिवार भी एक प्रकार का परिवार विवाह के आधार पर हम देख सकते हैं, जो कि बहुविवाही परिवार के रूप में हम देख सकते हैं। ये ऐसा प्रकार है जिसमें पुरुषों का एक समूह महिलाओं के एक समूह से विवाह कर लेता है और वो सब मिलकर एक साथ रहते हैं। इसमें सभी पुरुष सभी स्त्रियों के पति होते हैं, सभी स्त्रियां जो है सभी पुरुषों की पत्नियां होती है, और जो बच्चे इनसे पैदा होते हैं उनके लिए माता पिता सब कॉमन होते हैं, यानी सारे पुरुष उनके पिता और सारी स्त्रियां उनकी माता के रूप में वो देखते हैं। इस प्रकार के परिवार को हम समूह विवाही परिवार भी कह सकते हैं। कुछ अन्य स्वरूप भी कुछ विद्वानों ने बताए हैं परिवार के। जन्म मूलक परिवार, यानी वो परिवार जिसमें एक व्यक्ति जन्म लेता है, जहां उसका पालन पोषण होता है, उसे हम जन्म मूलक परिवार कहते हैं। इस परिवार में व्यक्ति के माता पिता और अविवाहित भाई बहन होते हैं, यानी जिस परिवार में व्यक्ति का जन्म होता है और विवाह से पहले तक जिस परिवार में वो रहता है, वो उसका जन्म मूलक परिवार कहलाता है। प्रजनन मूलक परिवार, ऐसा परिवार जिसका निर्माण व्यक्ति स्वयं विवाह के बाद करता है, जिसमें वो बच्चों को जन्म देता है, यानी पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे। इसमें भी पति पत्नी और अविवाहित बच्चे होते हैं, जन्म मूलक में भी पति पत्नी और अविवाहित बच्चे होते हैं। फर्क ये है कि एक व्यक्ति के लिए जो प्रजनन मूलक परिवार है, दूसरे के लिए वो जन्म मूलक परिवार हो सकता है। यानी पिता है तो पिता के लिए एक परिवार प्रजनन मूलक हो सकता है, यानी वो उनकी पत्नी और बच्चे, और बच्चे के लिए वही परिवार जन्म मूलक कहलाएगा, जिसमें उसके माता पिता और उसके अनमैरिड भाई बहन हैं। तो ये दो स्वरूप बताए गए हैं, जन्म मूलक और प्रजनन मूलक। उसके अलावा लिंटन ने दो और स्वरूपों का उल्लेख किया है, समरक्त परिवार और विवाह संबंधी परिवार। समरक्त परिवार यानी वो परिवार जिसमें रक्त संबंधी रहते हैं। जैसे नायर परिवार जो है मातृसत्तात्मक परिवार है, इसमें पति कभी कभार ही पत्नी के यहाँ आता है, तो विवाह संबंधी इसमें नहीं रहते, इसमें रक्त संबंधी रहते हैं। माता, माता के पुत्र पुत्रियाँ, फिर उनके पुत्र पुत्रियाँ, तो ये सब आपस में रक्त संबंधी है।
ये संरक्त परिवार कहलाते हैं। विवाह संबंधी परिवार, ऐसे परिवारों में रक्त संबंधी और विवाह संबंधी दोनों हो सकते हैं, क्योंकि विवाह संबंध स्थापित होने के बाद जिनको वो जन्म देते हैं उनसे उनका रक्त संबंध होता है। तो विवाह संबंधी परिवार जो होते हैं, इसमें एक स्त्री और पुरुष विवाह के बाद में एक परिवार का निर्माण करते हैं। एक और प्रेत परिवार का उल्लेख इवांस प्रिचार्ड ने किया है। वो कहते हैं अफ्रीका की न्यूड जनजाति में इस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। इवांस प्रिचार्ड बताते हैं कि अफ्रीकी जनजातियों में यह विश्वास है कि हर व्यक्ति को विवाह करने का अधिकार है ताकि उसका वंश कायम रह सके। परंतु कभी कभी ऐसा हो सकता है कि विवाह से पूर्व ही किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, या ये भी संभव है कि किसी पुरुष के सिर्फ पुत्रियां हो, बेटा ना हो, और यदि बेटा हो तो वो बड़ा होने से पहले ही मर जाए। तो ऐसी परिस्थिति में यानी उसका जो वंश क्रम है वो टूट गया। एक व्यक्ति की विवाह से पूर्व मृत्यु हो गई तो उसका वंश क्रम टूट गया। व्यक्ति के सिर्फ लड़कियां हैं, बेटियां हैं, तो उसका वंश क्रम टूट गया। या जो उसका बेटा है उसकी मृत्यु हो गई तो उस बेटे का वंश क्रम टूट गया। ऐसी परिस्थिति में ये माना जाता है न्यूड जनजाति में कि उसके निकटतम बंधु जो हैं वे उन मृत पुरुषों के नाम पर विवाह करें। उन मृत पुरुषों के नाम पर जो उनके निकटतम संबंधी है, यानी अगर बड़े भाई की मृत्यु हो गई तो छोटा भाई उसकी जगह विवाह करे, उसके नाम पर विवाह करे और उससे उत्पन्न संतानों को मृतक की संतान माना जाए। यानी जो छोटा भाई है वो बड़े भाई के नाम पर विवाह करे, बड़ा भाई जिसकी मृत्यु हो गई है, परंतु उसके परिवार को अगर बनाए रखना है, उसका वंश नाम बनाए रखना है, तो छोटा भाई बड़े भाई के नाम पर विवाह करे और उससे उत्पन्न संतानें उसी मृत व्यक्ति की मानी जाए। तो इस प्रकार की जो परंपरा है वो अफ्रीका की न्यूड जनजाति में पाई जाती है, और इस प्रकार के परिवारों को उन्होंने कहा है कि प्रेत परिवार कहते हैं। इस एक प्रेत परिवार में प्रेत यानी जो व्यक्ति मर चुका है वो, उसकी जगह जो संबंधी उसका संबंध निभा रहा है, उसकी पत्नी, उनके बच्चे, इन सबको मिलाकर एक प्रेत परिवार बनता है। तो इस प्रकार अलग अलग जनजातियों में हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। इनमें से कुछ श्रेणियां ऐसी है, कुछ स्वरूप ऐसे हैं परिवार के जो कि सभी जगह कॉमन है। यानी जो पितृसत्तात्मक परिवार है वो पितृवंशीय भी हो सकता है, पितृमार्गी भी हो सकता है। जन्ममूलक परिवार जो है वो एकल परिवार भी हो सकता है, वो विवाह संबंधी परिवार भी हो सकता है। परंतु अलग अलग विद्वानों ने परिवार के अलग अलग प्रकार से स्वरूप बताए हैं। धन्यवाद।